मैं कमिंग सर? Yes. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. Please take your seat. थैंक यू सर. First of all, Manish, congratulations. थैंक यू सर. तो मनीष, मैं आपका एक प्रोफाइल देख रहा था, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे अच्छी बात है कि आपने सिलेक्शन लिया है. आपने बेसिक किया है, उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स आपने किया है. सर ये मेरा एक सर्टिफिकेट है सर. ये 3 महीने का मैंने कोर्स किया था. तो सर ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया था मैंने, तो वो काम आता है इस वजह से. तो अपने बारे में कुछ बताइए. सर मेरा नाम मनीष सिंह है. मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ. करंटली मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रह रहा हूँ. और मेरे फैमिली में मेरे अलावा 3 और मेंबर हैं. मेरे माता पिता और मेरा एक छोटा भाई. और मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के ही गवर्नमेंट स्कूल से की है. और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी श्यामलाल कॉलेज इवनिंग से बीकॉम में की है. और करंटली मैं अभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की तैयारी कर रहा हूँ. वेरी गुड. तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें और स्पेशली बैंक के लिए करें? सर जब मैं 12th में था, मतलब 10th में था, तब मुझे मेरे अंकल थे, वो बैंक में थे उस समय एज अ क्लर्क. तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप कॉमर्स लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में अगर बैंकिंग सेक्टर में आना है, फाइनेंस सेक्टर में आना है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो इस समय से फिर मैंने सोचा था कि मैं कॉमर्स लेता हूँ. और कॉमर्स से फिर मैं 12th के बाद फिर मैं इस फील्ड में आया. तो आपने बचपन से ध्येय बना लिया था कि आपको बैंकिंग में ही जाना है? यस सर. तो एक अच्छी बात है कि आपने प्रोफेशनली लेवल का एग्जाम क्लियर किया है. यस. तो रूरल बैंक में आप जाते हैं, तो आप खुद जैसे रूरल बैंक से आते हैं, आपने बोला कि आपके फादर किसान हैं, तो आप जब एक ज्वाइनिंग के बाद क्या देखते हैं अपने आप में एज ए ऑफिसर? क्या ग्रामीण लोगों के लिए उत्थान की बात करेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? सर वैसे तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ अभी, पर मैं छुट्टियों में उत्तराखंड जाता हूँ और वहाँ किसानों से और सब मतलब खेतों में भी जाता हूँ. तो मैं वहाँ इंटरेक्ट करता हूँ और समझता हूँ कि शायद मैं अच्छा कर पाऊँगा गांव के रीजन में. तो वहाँ के लोगों से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ और कल्चरली अपने आप को उनके साथ मिला पाता हूँ. तो मैं सोचता हूँ कि शायद वहाँ मैं अच्छा कर पाऊँगा. उत्तराखंड में किस प्रकार की खेती होती है, जैसे आपके गांव में, पहाड़ी इलाकों में? सर उत्तराखंड में कुछ क्रॉप्स हैं जो मेनली उगाई जाती हैं, जैसे कि एक मडुआ आटा कहते हैं, मडुए की खेती होती है. एक और भटकी दाल, वो भटकी दाल में आती है उसको. और खीरा भी उगाया जाता है जिसे ककड़ी कहा जाता है वहाँ. और गेहूँ और चावल की भी खेती होती है उत्तराखंड में. पर मेनली जो फेमस जो क्रॉप्स हैं वो मडुआ, ककड़ी और ये दोनों हैं सर. अच्छा, ये झूम खेती क्या होती है? झूम खेती के बारे में देखिए. पर्वतीय इलाकों में जो खेती होती है वो झूम खेती कहते हैं उसको। ये सर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो इस वजह से शायद झूम खेती कहते हैं. अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सर किसान क्रेडिट कार्ड, सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा, ओके. तो अभी ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में यस सर, जो सब्सिडी दी जा रही है वो Yes. कितनी दी जा रही है? सर प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में 1,20,000 की सब्सिडी दी जा रही है मेरे हिसाब से. और ये सर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है. जैसे जो पर्वतीय इलाके हैं उनमें सब्सिडी दी जा रही है. जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो वहाँ स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है और जो सेंट्रल का है वो 90% है. जिस हिसाब से जो टोटल जो सब्सिडी दी जा रही है वो 2,50,000 की दी जा रही है, जिसमें से 25,000 स्टेट देगा और 2,25,000 सेंटर देगी. अच्छा, तो आपने बीकॉम किया है? यस सर. अच्छा, तो बीकॉम के बाद से तैयारी ही चल रही है आपकी? यस सर. अच्छा, ये बताइए क्रॉस सेलिंग किसे कहते हैं?
सर क्रॉस सेलिंग जब बैंक वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में बैंक है जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर कोई और प्रोडक्ट सेल करता है जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो किसी और कंपनी से टाई अप करता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके प्रोडक्ट को सेल करता है, तो क्रॉस सेलिंग सर इसे। मनीष जी, ये बताइए कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेगमेंट में आपने आरआरबी कोई क्यों चुना? सर एक तो सर स्टेट प्रेफरेंस है, उत्तराखंड में जॉब मिलेगी। ओके। और सर और इन्वायरमेंटली मैं देखता हूँ तो पहाड़ों में मुझे सही लगता है, और पहाड़ी इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है तो वहाँ, और गांव में जाता रहता हूँ तो मैं उन सब कनेक्ट भी कर पाता हूँ गांव के लोगों से, और अपने आप को बिलोंगिंगनेस समझता हूँ, तो वहाँ मैं अच्छा मानता हूँ कि वहाँ अगर जॉब मिले तो मेरे लिए प्रेफरेबल है। लेकिन आई थिंक आपने तो पूरी जो आपकी स्टडी है वो तो पूरा दिल्ली से ही हुई है। तो फिर गांव में कब कब आप जो है? सर गर्मियों की छुट्टियों में मैं नाना जी के पास जाता था, तो मेरे नाना जी आर्मी रिटायर्ड हैं, तो उनसे मैं बात करता, तो वहाँ के लोगों से ही बात करता था, तो सही लगता है वहाँ। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को 5 साल में? सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहूँगा, और अगर उसमें मेरी उन्नति होती है, अगर मेरे काम को सराहा जाता है और मेरी उन्नति होती है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और उसी के लिए काम करूँगा। ओके। बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है? यस सर। सर बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है एट अ सर्टेन ईयरली या फिर कैसे कैलकुलेट? सर इसे क्वार्टरली भी कैलकुलेट किया जाता है कुछ कंपनियों के द्वारा, और ईयरली भी कैलकुलेट होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि हल्द्वानी से आप बिलोंग करते हैं, तो हल्द्वानी की कुछ खासियत है या अभी अच्छा उत्तराखंड को कोई जीआई टैग मिला जिसको किसी देश ने जीआई टैग दिया? सर वो हिमाचल प्रदेश है शायद, उसमें है। उत्तराखंड को अभी 18 जीआई टैग मिले हैं, पहले 9 ही थे, जो अभी 18 जीआई टैग मिले हैं, जिससे जीआई टैग की कुल संख्या 27 हो चुकी है। और इसमें कुछ नए प्रोडक्ट जुड़े हैं, जिसमें कि मडुआ भी जुड़ा है, और मडुए का आटा और बाल मिठाई वहाँ की फेमस है, और भटकी दाल जो मैंने कहा था वो भी जीआई टैग है सर। हल्द्वानी क्यों फेमस है सर? सॉरी सर, इसके बारे में हल्द्वानी में कुछ तो फेमस होगा। फेमस है ना, जब सर ने कुछ तो फेमस होना चाहिए ना। आपके शहर में आपको क्या अच्छा लगता है? सॉरी सर, मैं हल्द्वानी से नहीं सर, मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हल्द्वानी में मैंने पेपर दिए थे। अच्छा, इसमें हल्द्वानी लिखा हुआ? यस सर, वो हल्द्वानी प्रेफरेंस है क्योंकि पास पड़ता है दिल्ली से, तो मैं हल्द्वानी गया था पेपर देने के लिए। और आप हल्द्वानी में ही जॉब भी चाहते हैं? नहीं सर, जॉब का ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में कहीं भी मिले, मेरी प्रेफरेंस उत्तराखंड है मेनली। कोई डिस्ट्रिक्ट और कोई रीजन वाइज सिलेक्ट नहीं किया है मैंने। आपने जैसे अभी एक बात शुरू में बोली थी और फिर सर ने क्वेश्चन किया था कि मैं किसानों से ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाता हूँ या लोगों की परेशानियों को समझ पाता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा बैंकिंग में एक टर्म होता है एनपीए। यस सर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि आप इमोशनल होने के बाद लोगों को वैसे ही लोन दे दें या कुछ चीज दे दें जिससे कि बैंक की एनपीए बढ़ जाए, तो उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे कि इमोशन और प्रोफेशन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएंगे? सर पहले तो मैं अपने प्रोफेशन को ऊपर रखूँगा, इमोशन को नीचे। तो प्रोफेशन से अगर मैं सोचूं तो अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है और अगर वो चाहते हैं और अगर मेरा पोजीशन मुझे देती है कि मैं दे सकूं उनको लोन, तो मैं दूंगा। और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करूंगा और कुछ चीज़ों को मैं चेक करूंगा, जैसे केवाईसी, नो योर कस्टमर, उनकी केवाईसी करूंगा, उनकी बैंक स्टेटमेंट देखूंगा 6 मंथ की, और उनका एटीआर देखूंगा, और क्रेडिट स्कोर देखूंगा कि उनका क्रेडिट स्कोर क्या है। किसानों का तो क्रेडिट स्कोर होता नहीं, क्या होगा किसानों का क्रेडिट स्कोर? सर तो वहाँ आसपास लोगों से उनकी जांच की जाएगी, उनके घर के आसपास कितने लोग हैं, कौन कौन उनके बारे में जानता है, उनके बारे में पूछा जाएगा। और अगर हमें लगेगा कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है
वो उस रकम को चुका सकते हैं, तो मैं उन्हें लोन ज़रूर दूंगा। तो लोन लेने ही क्यों आएगा अगर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है? सर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके लिए कोई आदमी लोन ले सकता है, क्या पता उसके पास अभी उतना एफिशिएंट अमाउंट ना हो कि जिससे वो अभी काम शुरू कर सके, तो उस केस में वो लोन भी ले सकता है। अच्छा, किस ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट ने ये ग्रामीण बैंक बनाए हैं, क्या इसके पीछे क्या सोच है? सर रूरल एरिया में बैंकिंग पेनिट्रेशन कम थी जिस समय इसको लाया गया था, तो गवर्नमेंट का ये स्टांस था कि वो रूरल में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाना चाहती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहती है, जिससे कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी बैंकिंग सेवाएं मिल पाएँ। इस उद्देश्य से आरआरबी को लाया गया। सिर्फ यही उद्देश्य था, कुछ और भी उद्देश्य था? सर लोन देना गांव के लोगों को, ये इसके अलावा जो उद्देश्य था वो ये था कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी और बचत के बारे में प्रोत्साहित किया जाए। यस सर। कुछ मोहम्मद यूनुस के बारे में बताइए। सर मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2006 में, आरआरबी के लिए मिला था, रीजनल रूरल बैंक के लिए। उन्होंने बांग्लादेश में रीजनल रूरल बैंक के लिए काम किया। तो वो प्रेसिडेंट बने? सॉरी सर, शेख हसीना क्या थी? सर प्राइम मिनिस्टर, यस सर प्राइम मिनिस्टर बने। सॉरी सर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने। आपने इंटरिम शब्द यूज किया, इसका मतलब क्या है? सर इंटरिम का मतलब अभी वो सरकार के मतलब जनता के द्वारा चुने हुए नहीं हैं, तो उनको तब तक सरकार संभालने के लिए दी गई है जब तक कि कोई इलेक्ट ना हो जाए, जो वोट से इलेक्ट हो जाए, तो तब तक वो सरकार को संभालेंगे। और उसके बाद जब सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाएगी तो वो कार्यभार उनको सौंप देंगे। कुछ एमएस स्वामीनाथन के बारे में बताइए। सर एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं इंडिया में। ये इन्होंने जो ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड माना जाता है 1960s से इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जिसका सर एमएस स्वामीनाथन को आरआरबी का फादर भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि इनकी वजह से भी कि रूरल एरिया में फाइनेंशियल सेवाओं का विस्तार हुआ था, और जो लोगों की उस समय हमारे वहाँ भुखमरी की हालत थी उसको भी सुधारा गया था। इस वजह से इन्होंने नए नए क्रॉप्स का इंटीग्रेशन किया था, जिससे इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा था, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। किस किस पोस्ट पे वो रहे थे या कौन कौन से अवार्ड उनको मिला था? सर उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला है मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ। और उनको इस बार सॉरी सर, भारत रत्न भी मिला है इसी ईयर में। और सर अभी ये 2 अवार्ड में याद कर। उनका निधन कब हुआ? सर उनका निधन, सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अभी पिछले साल हुआ है, तभी तो उन्हें भारत रत्न मिला है। यस सर। आप भी जानते हैं कि बैंक में वर्कलोड तो होता ही है। यस सर। फिर उस सिचुएशन में आप कैसे उस प्रेशर को और फिर स्ट्रेस को कैसे हैंडल करोगे फिर आप? सर वर्कलोड सर मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन भी बहुत हेक्टिक होती है आरआरबी की और बैंक्स की। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेस को मैनेज करना है, वो प्रिपरेशन से ही हम सीख जाते हैं। नहीं वो तो ठीक है, तैयारी के समय में वो ठीक है, लेकिन जब कस्टमर आपके सामने है, वो किस तरह की सिचुएशन लेकर आ रहा है, और ऐसी एक सिचुएशन नहीं होगी, सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उस समय वो स्ट्रेस, वो प्रेशर को आप कैसे देखोगे, किस तरह से उसको हैंडल कैसे करोगे उसको? सर मैं टाइम गैप ले सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक के बाद एक मीटिंग करूँ, सबसे कस्टमर से मिलूँ। मैं खुद को भी टाइम दे सकता हूँ, जिससे कि मैं स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाऊँ। सॉन्ग सुन सकता हूँ, वो रिलीफ का काम करते हैं। ओके। और सर ऐसे मैं वर्कलोड को, क्योंकि सर वर्क तो करना ही है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं, उसमें ढाल सकते हैं। कुछ अपनी हॉबीज बताइए आप। सर मेरी हॉबी कैरम खेलना है। कैरम खेलना? यस। ओके। और वीकनेस आपकी क्या क्या है?
सर वैसे वीकनेस तो मेनली कुछ नहीं है, पर एक वीकनेस है कि मैं अगर काम करने बैठता हूँ तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। कभी बार अगर टारगेट सेट कर दिया जाए तो फिर मैं टाइम को देख नहीं पाता हूँ, उस काम में इतना तो डूब जाता काम हूँ। रिलेटेड आपके लिए आपके उससे रिलेवेंट होता है या फिर कुछ वही सर necessary? नहीं, अगर मैं किसी काम को, जैसे अगर कोई टॉपिक है मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको अगर मैं ढूंढता रहता हूँ कि इसके रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, उसको डीप में जानने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें टाइम निकल जाता है कभी कभार। और कोई वीकनेस? सर एक वीकनेस सर ये हो सकती है कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो बस सर यही 2 वीकनेस में। तो पहली वाली जो बात आपने बताई, क्योंकि जब तक कोई आपके टॉपिक है खत्म ना वजह नहीं करता, तो वीकनेस तो नहीं है, ये तो स्ट्रेंथ है सर। पर उसमें हेल्थ को थोड़ा हो जाता है कि मील स्किप करना पड़ जाता है कभी कभार, पता नहीं चलता है। और मेरे माता पिता भी कहते हैं कि काम पढ़ाई में इतना मत मशगूल हो जाया करो कि अपने हेल्थ का ध्यान न रख पाओ, तो हेल्थ के लिए थोड़ा खराब रहता है। तो जैसे सर ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेस, और आप मीटिंग में कोई आया आपसे मिलने के लिए सर और वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो ऐसे तो नहीं है कि आप जो ये वीकनेस या स्ट्रेंथ जिसको बोल रहे हैं कि काम सॉल्यूशन जब तक ना निकले तो मैं हिलता नहीं, तो वो वाली बात को कैसे, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी जा रही है इसमें, कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि एक आया कोई आदमी, जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो आपसे बैठा और उसका सॉल्यूशन अभी आपके पास निकला नहीं है, 2 घंटे 4 घंटे हो गए, तो आपका दूसरे लोग भी, कस्टमर भी वेट कर रहे हैं, प्रेशर भी माउंट हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? सर मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उनको अगली डेट भी दे सकता हूँ और खुद टाइम ले सकता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनका टाइम बर्बाद करना मैं नहीं मानता सही रहेगा, कि मैं तो बाद में भी काम कर सकता हूँ, पर उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं। अगर उनको टाइम लगेगा तो मैं कहूँगा आप अगले दिन आ जाइए, तब तक मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके पास रख दूँगा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के सीएमडी कौन है? सर सीएमडी तो नहीं सर, हाँ यस सर, सीएमडी हरिहर पटनायक जी। कौन है स्पॉन्सर बैंक इसका? सर एसबीआई इसका स्पॉन्सर बैंक है। और उत्तराखंड का लीड बैंक? सर एसबीआई लीड बैंक है। एसबीआई कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का लीड बैंक है? सर 14। कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी? सर इसमें 2 यूटी हैं और 12 स्टेट्स। आरआरबी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई थी? सर आरआरबी बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी। और नाबार्ड? सर वो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी। उल्टा तो नहीं हो रहा है? नो सर। अच्छा, वीकर सेक्शन का पीएसएल टारगेट कितना है आरआरबी के लिए? वीकर सेक्शन का सर 15% है। और माइक्रो के लिए? सर 7.5%। एग्रीकल्चर? सर 18%। ओवरऑल? 75%। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? सर 10%। किसे कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? सर स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है, और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है, उनको हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। चलिए मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छी से आपने इंटरव्यू दिया। तो मनीष, आपने इंटरव्यू दिया, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा आपके इंटरव्यू रहा? सर कुछ जगह में गलती हो गई मेरे से शायद, और वो आरआरबी में जो कमेटी में गलती हो गई और केसीसी में मैं बता नहीं पाया, और कई जगह पर मैं ऊपर भी देखने लगा था, तो शायद उसमें थोड़ा गलती लगी मुझे। तो अभी इम्प्रूव कर लोगे? यस सर। पहली बार है तो इसका फायदा मिल रहा है मॉक का? यस सर। इसका आपको यहाँ आके फायदा हुआ आरडब्ल्यूए के ऑफिस में? यस सर, बहुत फायदा। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आप इतनी दूर से ट्रेवल करके आए? नो सर, ऐसा। फ्रूटफुल रहा सेशन? यस सर। आपको आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? यस सर। हम लोगों ने बहुत हाई लेवल इंटरव्यू लिया है, इतना भी नहीं रहेगा। यस सर। आपसे नॉर्मल बात होगी, नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग थोड़ी टफ होती है। यस जी सर। नहीं सर, ओवरऑल ठीक ठीक था, लेकिन ड्रेस भी आपकी ठीक है। जब आप एंट्री करते हैं तो
नॉक करें अच्छे से और प्रॉपर वहीं से पूछ भी लें एक बार तो अच्छा रहता है कि मैं कम इन लाइक इस तरह से। और जब भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब दें, अगर पता है तो कॉन्फिडेंटली आपका आंसर आना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप सॉरी कह के कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजिंग आंसर नहीं करना है, या फिर ऐसा नहीं कि आप गलत बता दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया, आता है ठीक, नहीं आता, क्योंकि उनका मोटिव ऐसा नहीं है कि उनका मोटिव कि भाई आपको बुलाया है और आपको जो है रिजेक्ट, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ एक प्रोसेस है कि वो सिर्फ देखना चाह रहे हैं ओवरऑल। वो आपकी नॉलेज को तो बिल्कुल नहीं जज करेंगे, और इतने टाइम में 10 मिनट में कोई नॉलेज का जज होगी भी नहीं इतने 10 मिनट में। बस वो है कि आप जो भी वो आपसे बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात होंगी, लेकिन आप उन बातों में आप किस तरह से उनको आंसर कर रहे हैं, ये उनका रहेगा। सर आप हाँ, मेरा फीडबैक ये देना चाहूंगा, जैसे दोनों सर ने बोला कि एक तो मेरे को कॉन्फिडेंस की कमी लगी कि जैसे आप आते हैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि क्यों कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं और क्यों बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रोल है जो आप अदा करने जा रहे हैं वो है ब्रांच मैनेजर का रोल। ब्रांच मैनेजर के कंधों पे पूरी ब्रांच का भार होता है, उनको फाइनेंशियल टारगेट देते हैं, प्रोजेक्शन देते हैं कि एलोकेशन ऐसे होता है। तो जहां पर आपका खुद ही कॉन्फिडेंस डगमगाएगा तो कहेंगे कि हमारे पूरे स्टाफ का डगमगाएगा, तो वो चीज देखना चाहेंगे। जैसे और सर ने वैसे बोला कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, सेल्फ डाउट जहां आ रहा है, तो सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चन को स्किप करके जहां पर आप 100% कॉन्फिडेंट है उसका आंसर दें तो ज्यादा अच्छा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आंसर के साथ जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो जो इंटरव्यू देते हैं तो 3 चीजों को ही जज किया जाता है। एक तो ड्रेसिंग सेंस को जज किया जाता है, एक कॉन्फिडेंस जब आदमी का आंसर देता है और उस आंसर के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और उस कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट फेस पे कैसे किया जा रहा है। क्योंकि फेस आपका मायूस है और आंसर आपका सही है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस लो है, आप खेल रहे हैं। तो जब आपके आंसर और फेस दोनों में कॉन्फिडेंस जब आएगा वो आएगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे दिखाओगे आपके फेस का? वो फेस का कॉन्फिडेंस तब दिखाएंगे जब आप पैनलिस्ट के सामने आईज टू आई कांटेक्ट करके, पैनलिस्ट के साथ एक के साथ नहीं, हर एक के साथ आई टू आई कांटेक्ट करके अपना फेस का और बॉडी का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, वो एक कनेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया करके आओगे तुम लोग। और अभी इसको ना अभी बिल्कुल ऐसे मत समझना, ये आपको हमने एक फीडबैक दिया है, आप घर पे जाके बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस मत लेना, राइट? इसको पॉजिटिव ही लेके जाना है, और उस पे जितने भी अभी आपको 7-8 दिन बाद है, इस पे थोड़ा काम करना, मिरर पे देखना, मिरर के सामने इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करना। कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ से आप एक पॉजिटिव नोट पे लेके निकलना चीजों को कि भाई मैं इसके लिए थोड़ा सा काम करूंगा, अभी जो मुझे गैप मिला है इसमें मैं काम कर लूँ अच्छे से, ठीक है? ये मेरी लर्निंग नीड्स है। हाँ, का कहने का मतलब है कि मेरी लर्निंग नीड्स ये हैं, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, लर्निंग नीड्स है। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।